नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में, सामान्य विज्ञान के बारे में। सामान्य विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है मेरे भाई, जो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो सेंटर का हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर आपको इस टॉपिक से हमेशा हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को भी ये टॉपिक तैयार करना होगा। बहुत आसान टॉपिक होता है, ज़्यादा कुछ मुश्किल काम है नहीं इसमें, सिर्फ कुछ लॉजिक है जो अगर आप लोगों ने अच्छे से समझे उन लॉजिक्स को, तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ बने रहें इस क्लास में। मैं अब यहाँ पे जनरल साइंस मेरे भाई, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़। जनरल साइंस हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहला पार्ट होता है फिजिक्स, दूसरा पार्ट होता है केमिस्ट्री, और तीसरा पार्ट होता है बायोलॉजी। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा है, उस हिसाब से इन तीनों ही टॉपिक से बराबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बराबर का वेटेज होता है। कई एग्जाम होते हैं जिनमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कई होते हैं इससे ज़्यादा, और ये बिल्कुल औसत रहता है, एवरेज रहता है, ऑन एन एवरेज। इसके अंदर से ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल बिल्कुल नहीं पूछे जाते, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, जो जिनमें बच्चे गच्चा खा जाते हैं, चकमा खा जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आज हम ये फिजिक्स का जो टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं, और याद रखना ये हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें से मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कोशिश करूंगा आपको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाऊं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मेरे भाई, मीडियम की चिंता ना करें, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाऊंगा, प्रकाश, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइट। लाइट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे बहुत सारे सवाल पूछ ले जाते हैं। कई बार चश्मे से रिलेटेड पूछ लेते हैं आपको, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, या फिर जो आपके इंद्रधनुष बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हर तरह अपवर्तन, परावर्तन, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इस टॉपिक से रिलेटेड है। इसलिए इस टॉपिक को अपन शुरू करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। कि मुझे सबसे पहले आप लोगों से एक उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि भाई प्रकाश होता क्या है। ये जो नाम लिखा है मैंने, प्रकाश या लाइट, ये एक्चुअल में होता क्या है। सब लोगों ने लाइट को देखा है, लेकिन जब परिभाषा पूछने की बात आएगी, कोई आपसे पूछता है कि लाइट एक्चुअल में होती क्या है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो ध्यान रखना, लाइट या प्रकाश एक ऐसी घटना है, लाइट या प्रकाश ऐसी घटना है या फिनोमिना है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक ऐसी घटना है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जैसे आप लोग मुझे देख पा रहे हो अभी, सब लोग अपने अपने फोन को देख सकते हैं, घर में जो चीजें पड़ी है उनको देख सकते हैं, कोई किसी अपने पेन को देखता है, जैसे मैं इस पेन को देख पा रहा हूँ। तो ये सब प्रकाश की वजह से संभव हुआ है। अगर प्रकाश नाम की चीज दुनिया में नहीं होती तो हम किसी भी चीज को देखने के काबिल नहीं थे। एक्चुअल में क्या होता है मेरे भाई, समझना, ये एक आंख है, सबको पता है आंख ऐसी होती है। आंख के अंदर से क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक डिब्बा पड़ा है, ये एक बॉक्स है। आंख के अंदर से प्रकाश की एक किरण जाएगी, इस बॉक्स से टकराएगी और परावर्तित होके वापस अपनी आंख में आएगी, और यहाँ पे एक फोटो बना देगी, जिसके कारण हम इस बॉक्स को देख सकते हैं। मान लीजिए
आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हो, यही आंख है और यही बॉक्स है, फिर आप इसको नहीं देख पाओगे। कमरे में प्रकाश होगा तभी ये किरण यहाँ से वहां तक जाएगी, यहाँ से टकरा के वापस आएगी, फोटो बनाएगी, आपको चीज दिखाई देगी। बड़ा सिंपल सा घटनाक्रम है, इसके अंदर ज्यादा कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश एक्चुअल में चीज क्या है। आप कहेंगे कि सर प्रकाश एक ऐसी घटना है, एक ऐसी फिनोमिना है जिसके कारण हम चीजों को देख सकते हैं। जैसे आप लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो अपने दोस्तों के साथ, आप एक दूसरे को देख पाते हैं, वो भी एक मतलब घटना है प्रकाश के कारण, कि आप लोग देख पा रहे हो, अपने दोस्तों को देख पा रहे हो। कुछ लोग पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं वहां पे बैठे बैठे, वही सब चीजें जो समझ पा रहे होंगे आप लोग। आगे देखते हैं कि भाई प्रकाश से क्या क्या होता है, कि प्रकाश बनता किससे है, कितने रंगों से मिलके बना है। जो मेनली जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ मेरे भाई, श्वेत प्रकाश समझना, जो सूर्य से आता है, इसको अपन बोलते हैं श्वेत प्रकाश, या फिर इसको बोलेंगे अपन व्हाइट लाइट। सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको बोलते हैं हम लोग श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। मेरे भाई ये जो श्वेत प्रकाश है ये 7 रंगों से मिलकर बना है। कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब ये 7 रंग कौन से होते हैं? पहली बात तो कि आप लोगों ने देखे होंगे कि सर ये 7 रंग, नाम तो हमने सुने नहीं है, मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। आपने एक नाम सुना होगा, इंद्र धनुष, जिसको अंग्रेज लोग हैं वो रेनबो के नाम से जानते हैं। इंद्रधनुष या रेनबो, तो रंग बिरंगा सा एक बरसात के टाइम में हमें आसमान में दिखाई देता है, उसको बोलते हैं इंद्रधनुष। मेरे भाई ये 7 रंगों से मिलकर बना है। इसका कारण क्या होता है? देखो भाई ये क्यों बनता है, ये पहली बात तो ये देख लेते हैं कि इंद्रधनुष बनता क्यों है। तो चलो देखते हैं। एक होता है प्रिज्म, कुछ इस तरीके का एक प्रिज्म होता है, कांच का बना हुआ एक प्रिज्म, जिसके अंदर जैसे मान लो आपने एक प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश की एक बीम डाला, श्वेत प्रकाश इधर से इधर आया, इसके अंदर गया, और यहाँ से क्या करेगा, ये अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाएगा, अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाएगा। तो 7 हैं तो 7 लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। आपने कहा कि सर श्वेत प्रकाश प्रिज्म पे आपतित हुआ, प्रिज्म पे गिरने के बाद में ये दूसरी साइड में जब बाहर निकलेगा, यहाँ पे अपवर्तन करवाया हमने प्रकाश का, अपवर्तन कराने के बाद में जब दूसरी साइड में निकला तो ये 7 रंगों में अलग अलग तरीके से डिवाइड हो चुका है, ये 7 रंग है। अब मेन कारण आप कहेंगे कि सर अलग अलग हमने किसकी सहायता से किया? आपने कहा कि सर ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म की सहायता से हमने रंगों को अलग अलग विभाजित कर दिया, अलग अलग रूप में डिवाइड कर दिया। अब देखो कि क्या होता है कि सर जब आप कहेंगे कि बरसात होती है, आपने देखा कि बरसात होती है, बरसात के अंदर क्या होगा कि आप कहेंगे कि सर बादलों में पानी होता है, आप लोगों ने देखा होगा बादलों में पानी होता है। तो ये जो रेनबो बनता है, ध्यान से देखना, इंद्रधनुष, हमेशा याद रखने की बात है, क्वेश्चन भी पूछ लेगा, कई बार एग्जामिनर का दिमाग घूम गया, वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप भी सोच नहीं पाओगे। वो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि सुबह के टाइम इंद्रधनुष कौन सी दिशा में बनेगा, या आपको पूछ लेगा कि शाम के टाइम इंद्रधनुष कौन सी दिशा में बनेगा। अब आप सोचना बेटा कि अभी अभी थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। जैसा कि मैंने कहा था कि साइंस पूरी लॉजिकल है, साइंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग भी रट्टा मारे या समझे। आपको पता है कि सुबह के टाइम सूरज है वो पूर्व दिशा के अंदर होता है। सूरज कहाँ होता है? पूर्व दिशा में। जब सूरज पूर्व, ये है भैया आपकी दिशाएं, ध्यान से देखना, ये आप जानते हो ना, नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब आप कहेंगे कि सर सुबह 9 बजे का पूछा आपने, तो 9 बजे सूरज इस साइड में होगा, 9 बजे सूरज इस साइड में होगा। आप समझना थोड़ी सी बात, आपके गांव में, आपके एरिया में बरसात हुई है, ये बादल है, इस बादल के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें होंगी, जिनसे ये सूर्य का प्रकाश आएगा, टकराएगा, टकरा के मान लो इस तरीके से आया, और यहाँ पे इस बादल ने क्या किया, एक प्रिज्म का निर्माण कर दिया, एक प्रिज्म बना दिया,
और इस जगह से ये प्रकाश अलग अलग रंगों में विभाजित हो गया। आप समझना इस बात को कि आसमान में भी एक प्रिज्म ही बना है, जिसके कारण अब ये पहला क्वेश्चन बना गया कि भी सुबह 9 बजे है, वो इंद्रधनुष कौन सी दिशा में बनेगा। आप कहेंगे कि सर जब सूरज यहाँ पे है, बीच में प्रिज्म है, इधर से किरण आई और इधर बनेगा, यानी कि आप कहेंगे कि इस तरीके से आपके सामने एक रेनबो बन जाएगा, इस तरीके से आपके सामने इंद्रधनुष बन जाएगा। तो ये सुबह के टाइम कहाँ बनेगा मेरे भाई, पश्चिम दिशा में। और शाम के टाइम कहाँ बनेगा, आप कहेंगे कि शाम के टाइम ये सूरज उठ के इधर आ जाएगा। जब सूरज इधर होगा तो रेनबो कहाँ बनेगा, दूसरी साइड में। सूरज जब पश्चिम में है शाम को तो रेनबो बनेगा पूर्व दिशा में। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे होते हैं। कल परसों ही मेरे भाई ने मुझसे एक सवाल कर लिया था कि जब ये बरसात सुबह होती है तो ये रेनबो इस साइड में बनता है, शाम को होती है तो इस साइड में बनता है, ऐसा क्यों है, क्या चक्कर है। तो मैंने उसको समझाया था। आप लोग भी आशा करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। इसमें बड़ा आसान सा सवाल बन सकता है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं कि रंग कौन कौन से होते हैं। जब हमने विभाजित किया तो ये रंग कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग सिंपल सी बात है, एक वर्ड याद रखना, विबग्योर। इंग्लिश का वर्ड है विबग्योर, और हिंदी में आप लोग याद रखेंगे तो इस तरीके से बेनी आह पीनाला। देखो भाई, ये दो शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप इन शब्दों को रट लें अच्छे से, कि एक विबग्योर याद कर ले या फिर बेनी आह पिनाला। ये कुछ लोग हैं जो हिंदी में थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो हिंदी वाला रटेंगे। जो इंग्लिश में कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो इंग्लिश वाला रटेंगे। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं। इस वी का मतलब, वी से होता है मेरे भाई वायलेट। दूसरे नंबर पे है इंडिगो, इंडिगो। तीसरे नंबर पे होता है मेरे भाई ब्लू। चौथे नंबर पे आएगा आपके जी फॉर ग्रीन। पांचवें नंबर पे आएगा येलो। छठे नंबर पे आएगा ऑरेंज। सातवें नंबर पे आएगा रेड। रेड इधर इसी तरीके से देखेंगे कि देखो ये बे, ये इसी का हिंदी रूप लिखता जाऊंगा। बे का मतलब होता है मेरे भाई बैंगनी। कौन सा रंग है, बे का मतलब बैंगनी। नी का मतलब नीला, यानी कि इंडिगो का मतलब होता है नीला कलर। ब्लू का मतलब होता है आसमानी। ग्रीन का मतलब होता है हरा। येलो का मतलब पीला। ऑरेंज का मतलब नारंगी। कुछ लोग संतरी बोलेंगे, वो भी ठीक है भाई, नारंगी भी ठीक है। रेड का मतलब लाल। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। आपने कहा कि देखो ये वर्ड याद किया, इससे दोनों काम हो जाएंगे। विबग्योर, वी फॉर वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब होता है बैंगनी। इंडिगो और ब्लू। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं देख लेता हूँ कि क्या दिक्कत हुई है, कहाँ कंफ्यूज हुए आप लोग। एक सेकेंड, थोड़ी सी माफी चाहूंगा आप लोगों से। ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि इंडिगो का, सर इंडिगो का और ब्लू का हमने तो बचपन से पढ़ा है, BLUE, ब्लू यानी नीला। मेरे भाई देखो ध्यान से, ये जो इंडिगो होता है, इंडिगो का मतलब नीला कलर होता है। इंडिगो का मतलब भारत में एक जगह नील की खेती की जाती है। किस चीज की, नील की। नील वही नील जिसको आप लोग कपड़ों में डालते हैं, उसको बोलते हैं नील। उस नील को हम लोग बोलते हैं इंडिगो।
इस वजह से जो नील के जैसा कलर है उसको बोलेंगे इंडिगो कलर, यानी कि नीला कलर। जो ब्लू का मतलब होता है ये आसमान के जैसा कलर होता है। ये कई टाइप का होता है, नेवी ब्लू होता है जो थोड़ा सा हल्का होता है, थोड़ा सा और डार्क होता है। तो ब्लू का मतलब आसमानी ही रहेगा। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, यहाँ से एक नई चीज सीख के जाना। ब्लू का मतलब कोई भी पूछे आप, ब्लू यानी नीला नहीं होता है। ब्लू का मतलब आसमानी नीला होता है। कैसा होता है? आसमानी नीला। तो यहाँ से आप लोग, आशा करता हूँ ये चीज समझ गए होंगे। इसको अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। ये मैं साइड में हो जाता हूँ थोड़ा सा। इन रंगों को याद रखिए, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा आपके। देखो भी क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है एग्जाम में। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे कि इंद्रधनुष कितने रंगों से मिलकर बना होता है। आप कहेंगे कि सर 7 रंगों से। तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि इंद्रधनुष के रंगों का क्रम कौन सा होता है। आप कहेंगे सर विबग्योर। अभी सिखाया मैंने रंगों का क्रम कौन सा होता है, बिल्कुल विबग्योर होगा। फिर आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन आ जाता है इंद्रधनुष के ठीक बीच में कौन सा रंग होगा। इंद्रधनुष के ठीक बीचों बीच कौन सा रंग होगा। आप कहेंगे कि विबग्योर। ध्यान से देखना, एक इधर से छोड़ो, एक इधर से, 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 3 3 छोड़ दिए। बीच में देखो क्या आ रहा है, जी। जी फॉर ग्रीन। आप लोग कहेंगे कि बिल्कुल बीच में रंग होता है, वो होता है मेरे भाई हरा। कौन सा रंग आएगा? हरा। इंद्रधनुष के बिल्कुल बीचों बीच कौन सा रंग होगा? आप कहेंगे हरा। ये क्वेश्चन 3 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल बात नहीं। अगर ये वर्ड आप लोगों ने याद कर लिया तो आप लोगों के कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है भाई। अब थोड़ी सी और, कि आप लोग इमेजिन करना है क्वेश्चन को। पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति, व्यक्ति को नीचे से इंद्रधनुष के रंगों का क्रम कैसा दिखाई देगा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटा के पूछ लिया है। आपसे पूछा है कि भाई इंद्रधनुष के रंगों का क्रम। आप कहेंगे सर यही होता है, बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है कि आप कहेंगे जब आप नीचे से खड़े हो तो सबसे ऊपर जो रंग होता है वो वॉयलेट होता है, उसके बाद में इंडिगो होता है, उसके बाद में कौन सा होता है? ब्लू होता है, फिर होता है आपका ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। इस तरीके से आपके ये सारे कलर है। अब आप कहेंगे कि सर जब आदमी यहाँ पे खड़ा है, इस जगह पे एक आदमी खड़ा है, उसको कलर किस तरीके से दिखेगा? यहां से देखेगा सबसे पहले कौन आ गया? आप कहेंगे सर लाल रंग दिखेगा सबसे पहले। तो इंद्रधनुष का जो पृथ्वी पर खड़ा आदमी है उसको सबसे पहले कौन सा रंग दिखेगा? आप कहेंगे लाल रंग दिखेगा, उसके बाद में ऑरेंज दिखेगा, फिर येलो दिखेगा। तो उसका जो क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर ROYGBIV, विब। इधर से लिख दो विब ग्योर, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कलर क्या होगा कि पृथ्वी पर खड़े आदमी या व्यक्ति के लिए इंद्रधनुष के रंगों का क्रम। बीच वाला कलर फिर भी वही रहेगा, बीच वाले कलर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, समझ गए बात को? और आगे चलते हैं अगले पेज पे। अब आप एक बात और समझे कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे मैं कुछ बनाता हूं।
देखिए भाई, आप लोगों को ये चार बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। ये सफेद है, ये सफेद कलर का है, ये नीले कलर का है, पीले कलर का है, ये लाल कलर का। तो कई बार आप लोगों के दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि सर ये हमें सफेद ही क्यों दिख रहा है, ये हमें नीला ही क्यों दिख रहा है, ये हमें पीला ही क्यों दिख रहा है और ये वाला हमें लाल ही क्यों दिख रहा है। तो मेरे भाई इसका जवाब सिंपल सा, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इन सारी चीजों के ऊपर श्वेत प्रकाश डाला। कैसा प्रकाश डाला? श्वेत प्रकाश, यानी जो व्हाइट लाइट की हम शुरू से बात करें, सूर्य का प्रकाश जो भी है वो आपने इसके ऊपर डाल दिया। डालने से आपको एक बात पता चली कि उसके अंदर तो सातों के सातों रंग थे। उसके अंदर तो कितने रंग थे? सातों के सातों रंग थे। जो ये वाली वस्तु है जो आपको नीली दिख रही है, इसने कहा कि सर आप सातों रंग मुझे नहीं चाहिए, ये सातों रंग आपने जो डाले ना 7 कलर्स, इसने बोला मुझे सातों नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक चाहिए, वो चाहिए मुझे ब्लू। इसने क्या किया, नीले रंग को खा लिया और 6 के 6 कलर इसने वापस लौटा दिए। साइंस की भाषा में इसे कहेंगे नीले रंग को इसने अवशोषित कर लिया और बाकी सारे रंगों को क्या कर दिया, इसने उत्सर्जित कर लिया। इस वजह से ये वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। अब क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि भाई कोई भी वस्तु नीले रंग की क्यों दिखाई देती है, तो आप कहेंगे कि सर उस वस्तु ने नीले रंग को अवशोषित कर लिया और बाकी के सारे रंगों को उत्सर्जित कर दिया, इस वजह से वो वस्तु हमें नीले रंग की दिखाई देती है। आप कहेंगे पीली क्यों, तो यही सेम जवाब, इस वस्तु ने क्या किया, पीले रंग को अवशोषित कर लिया, बाकी सारे रंगों को उत्सर्जित कर दिया। पीले रंग को क्या कर दिया मेरे भाई, अवशोषित कर लिया, बाकी सारे रंगों को उत्सर्जित कर दिया। इस वजह से हमें वस्तु कैसी दिखाई दे रही है, पीली। अब ये है, ये वाला लाल रंग की वस्तु दिखाई दे रही है। आप कहेंगे कि सर लाल क्यों दिखाई दे रही है, इसने लाल रंग को अवशोषित किया और पीले रंग को बाकी सारे रंगों को क्या कर दिया, उत्सर्जित कर दिया। इस वजह से ये वस्तु हमें कैसे रंग की दिखाई दे रही है, लाल रंग की दिखाई दे रही है। चलो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। सर इसका जवाब दो। इसने क्या किया, देखो ध्यान से, सफेद और काला, ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, या मेरा शर्ट दिख रहा है, या ये मेरे हाथ में पेन दिख रहा है, ये काला क्यों दिखाई दे रहा है आपको? तो आप कहेंगे कि सर इस पेन ने क्या किया या मेरे शर्ट ने क्या किया, सारे के सारे रंग अपने अंदर अवशोषित कर लिए। जितने भी रंग थे सारे खा गया ये शर्ट, ये पेन जितने भी रंग थे सूर्य के, सारे के सारे रंगों को खा गया, अवशोषित कर लिया। इस वजह से ये कैसा दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है। और ये वाला ध्यान से देखो, ये जो सफेद है, इसने कहा नहीं भैया मैं ठीक हूं, मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, आप अपने सारे कलर वापस रखो। तो इसने सातों के सातों कलर क्या कर दिए, उत्सर्जित कर दिए। इसलिए वस्तु कैसी दिखाई दे रही है, सफेद। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, सफेद वाला और काले वाला, सफेद वाला और काले वाला ही क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं पूछता, क्योंकि आपको पता है पीली को क्या करेगी, खा जाएगी, बाकी सारी छोड़ देगी। तो सफेद क्या करती है, ध्यान से एक बार और बोल रहा हूं मैं, सफेद वस्तु सभी रंगों को उत्सर्जित कर लेती है और काली वस्तु सभी वस्तुओं को क्या कर लेती है, सभी रंगों को उत्सर्जित कर देती है। अब देखो इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूं आप लोगों को, कि जनरली बात है, सब लोग बोलते हैं गर्मी के अंदर काले शर्ट नहीं पहनते हैं लोग, प्राय प्राय। हाँ गांव के लोग होते हैं कुछ मेरे जैसे जो पहन लेते हैं, बाकी गर्मी के अंदर काले कलर का शर्ट नहीं पहनते या काले कलर के कपड़े नहीं पहनते। कारण क्या है कि काला कलर, जितने भी कलर आए, काले कलर ने क्या किया कि जितने भी कलर आए उन सबको अवशोषित कर लिया अपने अंदर। जैसे कलरों को, जो भी पूरे सूर्य का प्रकाश है उसमें कुछ ना कुछ हीट भी है, सारी की सारी हीट इसने शर्ट ने अवशोषित कर ली। तो शरीर को ज्यादा तापमान मिलेगा, ज्यादा गर्मी मिलेगी, ऑलरेडी बहुत गर्मी है और गर्मी शर्ट की वजह से मिलेगी। इसलिए हम गर्मियों में कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, सफेद कलर के, या जिनका कलर बहुत लाइट होता है। तो बहुत हल्के कलर के कपड़े हम पहनना शुरू करते हैं गर्मियों के अंदर, और सर्दियों में हम ज्यादा से ज्यादा चटक कलर पहनते हैं, जैसे लाल रंग है, काला रंग है, इस तरीके के। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी वस्तु हमें किसी भी कलर की क्यों दिखाई देती है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। दिखने वाली बातें क्लियर हो चुकी हैं, अब पढ़ेंगे अपन प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट, प्रकाश का परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट कारण दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट घटना जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हमें कोई वस्तु दिखाई ही नहीं देती। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब अपन प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वहां पे प्रकाश की किरण जाती है, परावर्तित होकर वापस आंखों तक आती है, अपनी फोटो बनाती है और जयराम जी की आपको वो वस्तु दिखाई देने लग जाती है, जबकि अंधेरे में प्रकाश का परावर्तन हो ही नहीं पाता। ये क्या चीज होता है प्रकाश का परावर्तन? ये मैं एक पट्टी बना देता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया। अब आप लोग भी ध्यान रखना, इसको जो मैं नाम दे रहा हूँ वो याद रखना। इसको मैंने बोला परावर्तक सतह। देखो दो प्रकार की हो सकती है परावर्तक सतह, एक समतल होती है, दूसरी खुरदरी हो सकती है। खुरदरी से अपने को कोई लेना देना है नहीं, बाकी हमें किससे मतलब है ज्यादा? परावर्तक सतह से। खुरदरी देखो इस तरीके से होती है, ये परावर्तक सतह खुरदरी है। इसके अंदर क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग पढ़ते रहें कि मैं जो कहना चाह रहा हूं। परावर्तक सतह से टकराकर इस तरीके से कोई प्रकाश की किरण आती है, यहां से टकराकर ये वापस इधर मुड़ जाती है, यानी कि इसको पार नहीं कर पाती। इस जो परावर्तिक सतह है इसको पार नहीं कर पाती है, इस वजह से ये किरण यहाँ पे आई, टकराई और इस साइड में चली गई। इसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब देखो भाई ध्यान से देखना, मैं कुछ बना रहा हूं, इसको अंग्रेज लोग नाम देंगे नॉर्मल। क्या नाम देंगे इसको? नॉर्मल। और हिंदू लोग जो इंडिया वाले हैं वो नाम देंगे इसको अभिलंब। अब देखो भाई ये अभिलंब नॉर्मल क्या चीज है, मैं तो इतना समझ में मेरे कभी आया भी नहीं। आप लोग इसको सिंपली बात कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर है, ये लंब है। क्या है? इस परावर्तक सतह के ऊपर एक लंब है इस तरीके से, यानी कि ये जो लंब है, हमेशा आप कहेंगे कि सर ये जो सतह है इसके अकॉर्डिंग, अभी किसी ने कहा सर मैंने अगर इस सतह को उठा के ऐसे कर दिया तो ये क्या होगा? नॉर्मल भी इस तरीके से घूम जाएगा, यानी कि इस सतह से लंबवत रहेगा ये अभिलंब। ये नॉर्मल है जो इस सतह के लंबवत होगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है इस सतह से, इस तरीके से। समझ गए? अब क्या होगा? इसको क्या नाम देंगे? सर मैं कहूंगा ये IR है, इंसिडेंट रे, या फिर कहेंगे इसको आपतित किरण। आपतित किरण, ध्यान से देखना भाई। इसको कहूंगा मैं RR, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। देखो भाई बड़ा सिंपल काम करा है, डायग्राम को समझ लेना, सारे काम आपके बन जाएंगे, आसान हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात आनी नहीं है आप लोगों की। इस डायग्राम में सारा कुछ है आप लोगों के लिए, मिर्च मसाला जो भी जरूरत पड़ेगी आपको। देखो भाई अब इसके दो रूल होते हैं, कई बार आप लोगों से रूल ही पूछ लेता है, और कुछ नहीं तो बस रूल ही पूछ लेता है। इसके रूल क्या होंगे? इसके दो रूल। पहला रूल ये होता है कि भाई ये इंसिडेंट रे यानी कि जो आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये तीनों की तीनों क्या होंगी? एक ही तल में होंगी। देखना एक ही तल का मतलब ये कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या कारण होगा। कि जैसे ये आपतित किरण इस तरीके से आई, यहाँ पे टकराई और बोर्ड के साथ ही इधर चली गई। अब कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपतित किरण अंदर से आई, बोर्ड पे टकराई और इधर चली गई, ऐसा कभी नहीं होगा। ये नए ऐसा नहीं है कि इधर टकराई और ये बाहर आ गई, ऐसे नहीं। ये जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से बोर्ड के साथ में चली गई, इसका मतलब हुआ एक ही तल में। तो पहला नियम बड़ा सिंपल है, तो आप कहेंगे सर नॉर्मल, परावर्तित किरण, आपतित किरण, ये सारे के सारे क्या होंगे? एक ही तल में स्थित होंगे। चलो आगे देख लेते हैं दूसरा नियम। ये दो कोण बन रहे हैं यहाँ पे, एक कोण ये वाला बन रहा है, एक कोण ये वाला बन रहा है। इसको नाम देते हैं हम लोग कोण I और इसको नाम देते हैं कोण R। देखो भाई कोण I और कोण R, देखो ये नाम भी बड़े सोच समझ के रखे गए। ये इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको कोण I दे दिया, और जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है उसको कोण R नाम दे दिया। अब जो मेन रीजन है वो ये है कि कोण I का मान है वो हमेशा क्या होता है? कोण R के बराबर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, आप कहेंगे हमेशा जो आपतन कोण है,
आप लिखेंगे यहाँ पे आपतन कोण वो हमेशा बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। आपतन कोण है वो बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के, यानी कि कोण आई बराबर होगा कोण आर के। बस यही है, ज्यादा कोई मुश्किल काम इसमें है नहीं। तब हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं मेरे भाई। और बातें कौन सी हैं, आप कहेंगे देखो साइंस की शब्दावली है। एक तो ये प्रतिबिंब, जिसको आप लोग बोलोगे इमेज। एक होती है ऑब्जेक्ट, या जिसको बोलोगे आप वस्तु। और बस इन दोनों चीजों के बारे में बता देते हैं। सर ये नाम क्यों लिया आपने, देखो भैया ये ऑब्जेक्ट हमेशा ओरिजिनल ही होगा। क्या होगा, ओरिजिनल। ऑब्जेक्ट का मतलब ये तो वस्तु है भाई, वस्तु तो हमेशा क्या होगी, ओरिजिनल ही होगी। ये न तो काल्पनिक होगी न कुछ और। ऐसा नहीं है कि आप कल्पना करो वहां पे एक पत्थर रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमेशा ओरिजिनल होगा। इसके बारे में बात कर लेंगे। ये हमेशा दो टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा मेरे भाई, दो टाइप का होगा। अब पहला टाइप होगा वास्तविक, और दूसरे टाइप का होगा आभासी। आभासी या नाम दे देते हैं इसको काल्पनिक, और ये होगा रियल। रियल यानी वास्तविक और आभासी। देखो इनमें क्या फर्क होता है, ज्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं इन दोनों में, समझना। ये जो वास्तविक होता है ना, इसको आप हाथ लगा के ऐसे देख सकते हो, ध्यान से देखना। वास्तविक कैसा होगा, हाथ लगा सकते हो आप वास्तविक को। या फिर वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है आप इसको पर्दे के ऊपर देख, मतलब ये पर्दा लगाया आपने और इसके ऊपर बनाया, ठीक है। पर्दे के ऊपर आप लोग इसको उतार सकते हैं और इसको आप पर्दे के ऊपर नहीं बना सकते। कारण बताता हूं, देखो अब थोड़ा सा और डिटेल में समझना है इसको कि वास्तविक का पता कैसे लगेगा आपको कि सर हमने तो कोई पर्दे पे बना के नहीं देखा, कैसे पता चले। बिल्कुल सही बात है। आप लोग डेली घरों के अंदर अपना अपना चेहरा देखते हैं। ये एक लड़का खड़ा है इस तरीके से, देखो भाई ये लड़का खड़ा है, ये अपनी फोटो देखता है डेली कांच के अंदर। घरों के अंदर जो कांच होता है उसके अंदर ये आपको फोटो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। समझना इस बात को, ये फोटो ऐसी दिखाई देगी आप लोग। ये जो घर के अंदर जो कांच होता है ना, वो अब ये फोटो कहाँ बनी, आप लोगों ने कहा देखा तो सही, रोज देखते हो इस फोटो को, लेकिन फोटो बनी कहाँ। आप कहें सर अच्छा ये फोटो तो कांच के अंदर बनी थी, तो क्या कांच के अंदर हाथ लगाने के लिए आप इसके कांच के अंदर जा सकते हो, नहीं जा सकते सर। जब नहीं जा सकते तो ये फोटो कैसी है, आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल काल्पनिक है। आप लोगों को सिर्फ आभास हो रहा है कि मेरी फोटो अंदर है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कांच के पीछे जाके देखेंगे वहां पे आपके जैसा एक दूसरा आदमी खड़ा है, नहीं है। तो ये फोटो कैसी बन रही है मेरे भाई, आभासी बन रही है। जो वास्तविक बनेगी ना, तो वो इस कांच से बाहर की साइड बनेगी। जैसे मान लो कांच यहाँ पे रखा आपने, इस कांच से बाहर बनेगी यहाँ पे। जब यहाँ बनेगी तो उसको आप लोग हाथ से ऐसे छू सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, उसको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। उस जो इमेज है, प्रतिबिंब है, उसको पर्दे पे बना सकते हैं। जिसको पर्दे पे बना सके वो वास्तविक होता है, पर्दे पे ना बना सके वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। क्लियर बात। चलिए भाई, तो सर ये प्रतिबिंब बनेंगे कैसे,
इनको बनाने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है मेरे भाई दर्पण। जो भी लड़के लड़कियां इस वर्ड को देख रहे हैं समझ गए होंगे दर्पण क्या चीज होता है। सब लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, लड़कों को थोड़ी कम पड़ती है, लड़कियों को थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है दर्पण की जरूरत। तो घर में देखा भी होगा। ये दर्पण मेरे भाई मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अरे यार ऐसा भी होता है क्या? सर हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि कांच, एक अकेला कांच भी 3 प्रकार का होगा। शीशा, हाँ भाई 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण। और पहले आप इसको 2 ही प्रकार का करो भाई, 3 प्रकार का अभी बना देंगे हम। ये 2 ही प्रकार का बना दो इसको। दर्पण होता है 2 ही प्रकार, पहला समतल, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। देखो भाई ये समतल, इसको लिख दो आप, इंग्लिश में भी लिख दो प्लेन मिरर। इसको लिख दो आप स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब ये आगे चल के ये वाला है जो 2 टाइप में हो रहा है, तब होंगे ये 3। स्फेरिकल में कौन से हैं? एक होगा मेरे भाई कॉन्वेक्स और दूसरा होगा कॉनकेव। कॉन्वेक्स होगा उत्तल, ये होगा अवतल। देखो भाई कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल, कॉनकेव का मतलब अवतल। ये 3 टाइप के आपके दर्पण हो गए। पहला है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये गोलीय दर्पण तो भाई इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा है। इसका कारण भी बताऊंगा कि इनको गोलीय दर्पण क्यों कहा जाता है। इनको गोलीय दर्पण क्यों कहा जाता है? आगे बात समझ में? थोड़ा आगे चले, ये बात कर लेते हैं। अब एक चीज और छोटी सी बात मैं यही क्लियर कर देता हूं, आगे के पेज पे हम लोगों को दोबारा नहीं देखनी पड़े ये बात। देखिए भाई समतल दर्पण की क्या कहानी है, तो आप लोग ये बात याद रखना, समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। एक बात तो ये, पहली बात तो ये, समतल दर्पण क्या बनेगा? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। आभासी यानी कि काल्पनिक। ये जो भी फोटो बनाएगा आपकी वो हमेशा क्या होगी? काल्पनिक होगी। सिर्फ सपने में ही हो आप, दुनिया में नहीं हो। अगली बात देखो भाई, इसके कुछ और, जो प्रतिबिंब ये बनाएगा वो आकार क्या होगा? वस्तु के बराबर होगा। आकार क्या होगा मेरे भाई? वस्तु के बराबर बनाएगा, वस्तु के बराबर। अब इस बात को याद रखना, ज्यादा मुश्किल काम तो है नहीं कि आप कहीं से जो समतल दर्पण है, आप कांच के अंदर चेहरा देखते हो, जितना आपका चेहरा होता है उतना ही कांच दिखा देता आपको। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपका चेहरा छोटा सा और कांच आपको बड़ा दिखा दे, बिल्कुल नहीं होगा। जो समतल दर्पण होगा वो क्या कहेगा आपको कि जो आकार होगा इमेज का, प्रतिबिंब का, वो आपके वस्तु के बराबर, यानी कि आपका चेहरा बनाएगा तो आपके चेहरे के बराबर ही बनाएगा। दूसरी बात और, दूरी। देखो इस बात को और समझना थोड़ा, मैं अगले पेज पे चल लेता हूं कि आप लोगों ने ये कांच लिया। देखो भाई ये थोड़ा कांच को समझ लेना, ये रीजनिंग में भी बहुत काम आने वाला आपके। कि जैसे यहां पे एक इमेज बनाई मैं, ठीक है, ये एक वस्तु रखी मैंने जो इस कांच से कितनी दूर है मेरे भाई? 5 मीटर दूर। समझना इस बात। तो ये जो अंदर बनेगी ना, ये भी 5 मीटर दूरी के अंदर ही बनेगी। इस कांच के सतह से कितना अंदर होगी? ये 5 मीटर होगी। तो ये यहाँ पे जाके स्टार बनेगा, ये वापिस इस तरीके से। देखो क्या बात समझ में आई आपको? प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी, हाँ भाई, ये जो प्रतिबिंब आपने इस वस्तु का बनाया ये ओरिजिनल है मेरे भाई, ध्यान रख देना। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, ये कौन है? ये वस्तु है, ये आपका क्या है? प्रतिबिंब है। वस्तु और
प्रतिबिंब। वस्तु ने क्या किया कि आपने इस कांच से 5 मीटर दूर वस्तु रखी, तो प्रतिबिंब कितनी दूर हो गया? 5 मीटर। कांच से, शीशे से, दर्पण से कितनी दूर है? 5 मीटर। ध्यान से देखना भी। अब आपको कोई कह दे यहाँ से क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन जाता है, अब देखो फिर कहोगे आप लोग साइंस मुश्किल होती है। साइंस मुश्किल नहीं है, समझने की बात है। अगर ये डायग्राम जिस बच्चे को याद होगा वो कभी घबराएगा नहीं। वो एक सवाल पूछता है, एक वस्तु है कोई जो समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखी है, समतल दर्पण के सामने 5 मीटर की दूरी पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूर होगा? अब देख लेना भाई क्या सवाल पूछा है, यहीं पे गड़बड़ होती है सब बच्चों की। वस्तु से कितनी दूर होगा? आप कहेंगे सर 5 मीटर ये रहा, 5 मीटर ये रहा, वस्तु के और प्रतिबिंब के बीच में कितनी दूरी होगी? आप कहेंगे सर 10 मीटर की दूरी होगी। समझ में आई बात? ये बोलेगा हमेशा कितनी दूरी है? 5 ये रही, 5 ये रही, 10 मीटर दूर। ठीक है। दूसरी बात आपको पूछेगा कि भाई ये वस्तु और प्रतिबिंब के आकार में कोई फर्क होगा क्या? छोटा बढ़ेगा? नहीं भाई, ये जितना है उतना का उतना ही क्या होगा? ये। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कई बार कि आदमी को अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किस आकार के दर्पण की आवश्यकता होगी? देखो भाई, ये आदमी है, कैसे बना, मान लेते हैं ये आदमी है, ठीक है, इस तरीके से बना दी। ये आदमी पूरा 6 फीट का है और ये चाहता है कि मैं अपना एडी से लेके चोटी तक पूरी की पूरी फोटो देखूं, एडी से लेके चोटी तक पूरी की पूरी फोटो देखूं, तो मुझे कांच की लंबाई कितनी चाहिए? दर्पण की लंबाई कितनी चाहिए? आप कहेंगे कि सर 3 फीट, यानी कि आधा होना चाहिए। कांच की लंबाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति से आधी होनी चाहिए। समझना इस बात को। जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे सर 3 फीट का कोई होगा, 3 फीट का कोई आदमी, लड़का, बच्चा जो भी है, उसको अपना फोटो पूरा का पूरा कांच में देखने के लिए कितनी लंबाई का कांच चाहिए? आप कहेंगे सर 1.5 फीट का, 1.5 फीट का कांच उसको चाहिए होगा। क्लियर बात? आगे समझ में पूरी की पूरी बात। ये समतल दर्पण के बारे में जितने भी फैक्ट थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखना भाई क्या बचा। इस समतल दर्पण में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं पूछेगा। समतल दर्पण के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं पूछेगा जितना मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर? अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में, हमारी अगली क्लास के अंदर हम गोलीय दर्पण के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो मेरे भाई जितना कुछ भी मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज करना, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।